हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में हम करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सभी बोर्ड्स के लिए, सीबीएसई, आईसीएसई सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बनता है, तो इसको हम क्लियर करेंगे अच्छे से। पास होने का जुगाड़ है ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो, इसमें एक तो टर्म जो है गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर कई टाइप्स के होते हैं, तो एक ये है मूविंग कॉइल। तो मूविंग कॉइल ही है आपके सिलेबस के अंदर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है। इट इज ए डिवाइस यूज टू डिटेक्ट, इट इज डिवाइस यूज टू डिटेक्ट स्मॉल करंट इन द सर्किट, स्मॉल करंट इन द सर्किट। अब इसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है ये, क्या क्या इसका कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग क्या है। पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये 5 नंबर के अंदर आता है, तो इसको अच्छे से क्लियर करना है आपको। तो ये डिवाइस है गैल्वेनोमीटर जो कि स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। स्मॉल करंट मीन्स बहुत ही कम, माइक्रो एम्पियर हो गया चाहे मिली एम्पियर हो गया, वो उसको डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं करता है वो। ये ध्यान रखना है बात आपको, ठीक है। मेजर करने के लिए एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें लगाना पड़ेगा, एमीटर बनाना पड़ेगा इसको। अब देखो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है ये। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो, कोयल है, कोयल आपको पता है भाई एक करंट कैरिंग वायर होती है, उसको कोयल बोलते हैं। मूविंग का मतलब वो मूव करेगी। कब मूव करेगी? जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हो। हमने पढ़ा है, मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई भी रेक्टेंगुलर वायर है, कोयल है, उसको मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो वो क्या करने लग जाती है? रोटेट करने लग जाती है, टॉर्क उसके अंदर इंड्यूस हो जाता है। तो उसी प्रिंसिपल पे काम करता है ये। व्हेन ए रेक्टेंगुलर कोयल, रेक्टेंगुलर कोयल करंट कैरिंग कोयल लिखो यहाँ पे, करंट कैरिंग कोयल, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कोयल placed in external magnetic field, placed in external यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म लेंगे नहीं तो वो जो है उसके अंदर टॉर्क नहीं, टॉर्क कुछ और ही आएगा, टॉर्क जो है वेरी करेगा फिर वो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि हर एक पॉइंट पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो अलग अलग टॉर्क ही इंड्यूस होगा उसके अंदर, कोयल के अंदर, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेना है, इस प्रिंसिपल पे काम करता है ये। कंस्ट्रक्ट करते हैं इसको, ज़रा हम कंस्ट्रक्शन में देखते हैं क्या लिखेंगे इसके। कंस्ट्रक्शन सारे जो है टॉपिक, ये जो पॉइंट वाइज पॉइंट इसको क्लियर करना है पूरे के पूरे को। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर पहले तो एक बनाओ बॉक्स। ये मैंने एक बॉक्स बना दिया, नॉन मेटालिक बॉक्स है, प्लास्टिक का लगा लो या किसी और का लगा लो जो मेटल नहीं है, ताकि बाहर से कोई इफेक्ट इस पे ऊपर ना पड़ सके, ठीक है। 2 टर्मिनल बना दो इसके, एक टर्मिनल यहाँ बना दिया मैंने, एक टर्मिनल यहाँ बना दिया, जिस पे हम वायर कनेक्ट करके देखेंगे कि करंट है कि नहीं सर्किट के अंदर, ठीक है। 2 टर्मिनल मैंने बना दिए। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, एक यहाँ पे टॉर्सन हेड लगा दिया मैंने, एक नीडल लगा दी यहाँ पे, ठीक है। वो नीडल डिफ्लेक्ट होगी तब उसमें करंट आएगा, करंट आएगा तो वो डिफ्लेक्ट होगी, बस वो यहाँ पे ऐसे नीडल लगा दी मैंने, ठीक है। और इस वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया एक, ये मैंने वाउंड कर दिया एक, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दी और यहाँ पे इसको स्टेबलाइज कर दिया मैंने, और ये मैंने लगा दिया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया मैंने, नॉर्थ और साउथ पोल। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर ही ले रहा हूँ, एक केस ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं सिलिंड्रिकल आयरन कोर अब मैं डालने वाला हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब अगर इसमें से ये पॉजिटिव टर्मिनल मान लिया मैंने, करंट अगर आ रहा है ऐसे, तो करंट इसमें ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और करंट ऐसे फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इस करंट की वजह से क्या आएगा? अब देखो बारी बारी इस चीज़ों को पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने लगाई हैं। सबसे पहले तो इसमें हमने लगाया है एक मैग्नेट, मैग्नेट, मैग्नेट कौन सा है ये? हॉर्स शू मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। एक तो ये लगा दिया मैंने कंस्ट्रक्शन में। एक ये कोयल है, वायर है, इसको मैंने माउंट कर दिया, जैसे इसको नाम देता हूँ मैं PQRS
पी क्यू आर एस इज द rectangular coil made of insulated copper wire। इंसुलेटेड का मतलब क्या है, एक दूसरे से इंसुलेटेड है वो कॉपर वायर, वाउंडेड ऑन ए नॉन मेटालिक केज। ठीक है, ये जो है ये नॉन मेटालिक है, इसके ऊपर जो है ये बाउंड कर दिया गया मैंने। जैसे मैं मान लेता हूँ, जैसे ये डस्टर मेरे पास ये है, ये केज है, इसके अंदर ये है सिलेंड्रिकल आयरन कोर, इसको अभी हम पढ़ेंगे हम क्या है ये यहाँ पे है, और इसके अराउंड जो है इसको ऐसे बाउंड कर रखा है, कई सारे इसके अंदर टर्न है। इसमें लिख लेना टर्न कितनी है, रेक्टेंगुलर कोयल ऑफ एंट्रेंस लिख लो, यहाँ पे कुछ भी एंट्रेंस है इसके अंदर, हमें नहीं पता कितने टर्न्स है, फिलहाल के लिए एन लेके जनरलाइज हम एक्सप्रेशन निकालेंगे इसका। ठीक है, एंट्रेंस वाउंडेड ऑन ये एक इंसुलेटेड है, एक दूसरे से इंसुलेटेड है, जैसे इस पर वाउंड हो रही है ना, तो एक दूसरे से टच नहीं है ये, या फिर इनके बीच में कुछ डाला जाता है ताकि एक दूसरे से इंसुलेशन हो उनका। ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है और वाउंडेड ऑन ए नॉन मेटालिक केस। ठीक है, इसके ऊपर वाउंड कर रखा है, ये केस जो है नॉन मेटालिक है, ये भी नॉन मेटालिक था, नॉन मेटालिक, और ये भी नॉन मेटालिक। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब आगे उसमें कंस्ट्रक्शन में और लिखो जरा क्या क्या है। देखो, एक स्प्रिंग है मेरे पास यहाँ पे, और एक है सिलेंड्रिकल आयरन कोर। तो आयरन कोर के बारे में लिखो, आयरन कोर क्यों यूज की गई है इसमें। देखो, आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है कि नहीं है ना, तो वो क्या करेगा सिलेंड्रिकल आयरन कोर कौन सी है, सिलेंड्रिकल आयरन कोर प्लेस्ड इन नॉन मेटालिक केस टू रेडियलाइज मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्या करेगा, ये जो केस मैंने बनाया है, तो इसमें से जैसे नॉर्थ से साउथ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, तो क्या होगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और इसको रेडियलाइज कर देगा मैग्नेटिक फील्ड को, पूरे को, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें ऐसे होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, तो आपके आगे चलते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो आयरन कोर यूज होती है वो किस काम के लिए यूज होती है, टू रेडियलाइज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को रेडिएट करने के काम आती है ये जो सिलेंड्रिकल आयरन कोर हमने यूज की है वो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो, ये है आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, सिलेंड्रिकल क्यों यूज किया है, क्योंकि हमने बाहर जो कॉइल है वो रेक्टेंगुलर लिया है, ये जो केस था अपना ये जो है रेक्टेंगुलर केस हमने लिया था। अगर इसको स्फेरिकल लेंगे तो स्फेरिकल ही यहाँ पे आयरन कोर लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट इसको आप ऐसे याद ध्यान रख लो कि हमने जो रेक्टेंगुलर लिया है तो रेक्टेंगुलर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एस बी द स्प्रिंग। स्प्रिंग का क्या काम है भाई, रीस्टोर करने के काम आता है ना भाई, ये स्ट्रेच हो जाएगी तो उसको वापस से रीस्टोर करेगा, तो उसके काम आता है। ठीक है, तो ये तो था कंस्ट्रक्शन के अंदर, ये सब चीज़ें लिखनी है आपको। अब वर्किंग जो है उसको देखते हैं, वर्किंग में क्या लिखेंगे हम। वर्किंग में देखो क्या है, हमें पता है कि भाई एक जो रेक्टेंगुलर कॉइल है और उसके अंदर अगर करंट आ रहा है तो क्या करता है, वो रोटेट करनी स्टार्ट हो जाती है। रोटेट कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो, इसके अंदर जो करंट जा रहा है, मतलब इस साइड में है, देखो इसको आप कैसे याद करते थे, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। करंट की डायरेक्शन ये है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो फोर्स जो है इस कोयल पे किस साइड में लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये कोयल जो है ऐसे रोटेट करनी स्टार्ट करेगी। ठीक है, ऐसे रोटेट करेगी। यहाँ पे ये बाउंडेड है, मतलब ये स्प्रिंग जो है अटैच है बिल्कुल, ये पॉइंट जो है हिल नहीं रहा है इसका, तो ये स्प्रिंग जो है स्ट्रेच हो जाएगी। जैसे इसको मैं ऐसे खींचूंगा तो ये स्प्रिंग जो है स्ट्रेच हो जाएगी ऐसे, और स्ट्रेच होने के बाद जो है अगर करंट इसमें बंद कर दिया हमने तो ये स्प्रिंग जो है वापस से रिस्टोर हो जाएगी और वापस से कोयल जो है वही उसी प्लेस पे आ जाएगी। ये निडल जो है यहाँ पे जो प्लेस है, अगर ये ऐसे रोटेट करेगी तो इधर जाएगी, अगर ऐसे रोटेट करेगा तो इधर जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। वर्किंग में देखो अब क्या है, वर्किंग एंड थ्योरी में
अब देखो कि हमें पता है, देखो टोर कितना होता है भाई, एक रेक्टेंगुलर कोल के अंदर NIBA कोस ऑफ थीटा। हेयर थीटा नहीं, आप कुछ भी इसमें अल्फा ले लो। हेयर अल्फा बी द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कोयल एंड मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ कोयल एंड मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन ऑफ कोयल कौन सा है, ये प्लेन है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऐसे जा रहा है। तो क्या है, एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो यहाँ पे अल्फा जो होगा कितना होगा, 0 डिग्री होगा, है ना। तो इसमें पुट करो तो टॉर्क जो होगा इसमें क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा NIBA। ए क्या है इसमें, एरिया ऑफ ईच टर्न, एरिया ऑफ ईच टर्न। एन टर्न है ना इसके अंदर, तो टोटल एरिया जो है n टाइम्स ए होगा, ठीक है। ईच टर्न का मतलब ये वाला एरिया, एरिया जो है बराबर है। इसमें तो आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन ये जो बाउंडेड है वो ऐसे बाउंडेड है इसके ऊपर, जैसे यहाँ से वायर आ रही है ऐसे, फिर एक बाउंड हो गया यहाँ तक, फिर दूसरा बाउंड ऐसे, फिर तीसरा ऐसे, ठीक है। तो एरिया जो है बराबर है। ये टॉर्क हो गया हमारे पास, मैक्सिमम टॉर्क इसके अंदर आ गया। अब क्या होगा कि स्प्रिंग जो है स्ट्रेच होगी, है ना। तो यहाँ पे लिखो व्हेन नो करंट फ्लोज इन सर्किट, या फिर यहाँ पे एक लाइन और लिखो कि निडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी इससे, बाय दिस टॉर्क निडल विल डिफ्लेक्ट। यहाँ पे जो निडल मैंने लगाई है यहाँ पे ऐसे, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर, ठीक है। अब क्या करना है हमें, जैसे ये करंट इसमें से फ्लो होना बंद होगा तो क्या होगा कि स्प्रिंग जो है व्हेन नो करंट फ्लोज इन सर्किट स्प्रिंग रिस्टोर द कॉइल। अब देखो रिस्टोर करने के लिए क्या आएगा, फिर इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा ना। तो लेट के बी द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट इसके अंदर मतलब डिफ्लेक्शन है, ठीक है। डिफ्लेक्शन लेट से मैंने मान लिया है कितना है, थीटा है। थीटा एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो गया, जो निडल थी यहाँ पे ऐसे, तो वो ऐसे होगी कितने एंगल से, थीटा एंगल से मैंने मान लिया उसको, ठीक है। तो पर यूनिट ट्विस्ट है ये। तो टॉर्क जो होगा रिस्टोरिंग टॉर्क वो कितना होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी, इसको अगर मैं ट्विस्ट से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा मेरे पास रिस्टोरिंग टॉर्क के मल्टीप्लाई बाय थीटा, ठीक है। ये आ गया रिस्टोरिंग टॉर्क। अब अगर स्प्रिंग जो है अपनी आइडियल स्प्रिंग है, मतलब जो है फुल्ली रिस्टोर कर रही है, तब क्या होगा कि रिस्टोरिंग टॉर्क जो है ये इस टॉर्क के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेना, व्हेन स्प्रिंग इज आइडियल केस के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं सारी चीजें। व्हेन स्प्रिंग इज आइडियल रिस्टोरिंग टॉर्क और ये जो पहले जो टॉर्क आया था करंट की वजह से, वो दोनों बराबर होंगे यहाँ पे। तो इन दोनों को बराबर कर देना आप, NIBA इज इक्वल्स टू K टाइम्स थीटा। और यहाँ से आप करंट या फिर थीटा जो है निकाल सकते हैं। तो थीटा मेरे पास कितना आएगा, NIBA बाई K, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये जो टर्म आई है, आई इसमें वेरिएबल है, बाकी सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। तो इनको मैं लिखता हूँ I बाई जी क्या है इसमें, गैलोमीटर कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या है, K बाई NBA। भाई ये सारी चीज़ें जो है गैलोमीटर जब बनाया जाता है तो इसको ध्यान में रख के बनाया जाता है। K की वैल्यू जो है उसमें ऑलरेडी डिफाइंड होती है अकॉर्डिंग टू स्प्रिंग, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ टर्न जो है पहले से ही ये जब बनाते हैं इसको तो डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, बस डिपेंड कर रहा है किस पे, जो डिफ्लेक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट के ऊपर। तो ये थीटा जो है ये प्रोपोर्शनल आ गया हमारा करंट के, ठीक है। तो यहाँ तक तो इसकी थ्योरी पार्ट था भी ये कंप्लीट हो गया आपका। यहाँ से ये पता लग रहा है कि डिफ्लेक्शन जो है वो मतलब जो करंट आ रहा है उसके अंदर, तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो स्मॉल करंट भी आएगा तो भी डिफ्लेक्शन होगा ही, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन जरूर मिलेगा।
जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग थी। अब इसमें कुछ एक टर्म और है कि गैलोमीटर को हम, पहली बात तो क्या है कि एमीटर कैसे बनाएंगे, वोल्टमीटर कैसे बनाएंगे, उससे पहले एक दो चीज़ें और हैं, सेंसिटिविटी है, उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है गैलोमीटर बनाया जाता है। तो सेंसिटिविटी और पढ़ते हैं। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? करंट सेंसिटिविटी होती है कि डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है पर यूनिट करंट अप्लाइड। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी डेफिनेशन है तो बस डेफिनेशन की तरह याद करो इसको। सेंसिटिविटी ये क्या होगा? करंट सेंसिटिविटी IS से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट अप्लाइड। इसकी यूनिट जो होगी वो होगी रेडियन पर एम्पियर। इसकी यूनिट आपको ध्यान रखनी है, किसकी यूनिट होती है? थीटा जो है रेडियन होती है, आई की करंट की क्या होती है? एम्पियर होती है। तो ये है करंट सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है? VS से इसको हम लिखेंगे थीटा बाई वोल्टेज अप्लाइड। अब वोल्टेज अप्लाइड किसके बराबर होगा? थीटा बाई आई टाइम्स आर। आर क्या है इसमें? रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर। और थीटा बाई आई क्या बनेगा? IS। तो IS अपॉन में R। इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन पर वोल्ट, है ना? रेडियन पर वोल्ट इसकी यूनिट होगी। ठीक है, तो ये था हमारी सेंसिटिविटी। इनके अकॉर्डिंग जो है गैलोमीटर बनाया जाता है। ज़्यादा सेंसिटिव होगा तो बढ़िया से काम करेगा। ठीक है, तो इनको, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए बनाया जाता है वो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि एमीटर कैसे बनेगा, एक गैलोमीटर जो है, और वोल्टमीटर कैसे बनेगा। एमीटर क्या होता है? जो करंट को मेजर करता है, डिटेक्ट करता नहीं है, मेजर करता है। डिटेक्ट भी करेगा, ऑब्वियसली मेजर कर रहा है। तो गैलोमीटर क्या करता है? सिर्फ डिटेक्ट करता है कि भाई करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मेजर काम करेगा एमीटर। तो यहाँ पे लिखो गैलोमीटर एज एन एमीटर। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो 5 नंबर में आएगा, एक्सेप्ट दीज डेफिनेशन। ये डेफिनेशन जो है 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। गैलोमीटर एज एन एमीटर। अब एमीटर जो है हमें पता है कि कैसा डिवाइस होता है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, तो उसी को यूज करेंगे हम बस। एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस एज एमीटर इज एन लो रेजिस्टेंस डिवाइस। अब लो रेजिस्टेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीरीज में लगाना पड़ेगा या पैरेलल में लगाना पड़ेगा? देखो, सीरीज के अंदर तो रेजिस्टेंस सिंपल ऐड हो जाते हैं, पैरेलल के अंदर क्या होते हैं? इन्वर्स करके ऐड होते हैं। तो वही यूज करेंगे बस इसमें। ये मैंने गैलोमीटर ले लिया, एक छोटा सा सिंबल लगा दिया। अब इतना बड़ा सर्किट नहीं बनाएंगे। और इसके जो पैरेलल में मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको मैं बोलता हूँ शंट रेजिस्टेंस। लेट से इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे लेट से मैंने IG करंट जा रहा है, तो यहाँ पे कितना जाएगा भाई? I माइनस में IG। ठीक है, लो रेजिस्टेंस करने के लिए एक पैरेलल में मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये जो पूरा बॉक्स बन गया यहाँ तक, ये बन गया मेरा एमीटर। एमीटर कैसे बन गया अभी हम देखते हैं इसको कैसे बनेगा। देखो, अब इसमें एमीटर का काम क्या है? करंट को मेजर करना। तो करंट हम मेजर करेंगे, इसके अंदर कितना करंट जा रहा है, मतलब आई की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो, जो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इधर होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? IG इंटू में G। इसका गैलोमीटर का रेजिस्टेंस मान लिया मैंने। ठीक है, या फिर R भी ले सकते हो, यहाँ पे लिख लो। गैलोमीटर कॉन्स्टेंट से कंफ्यूज नहीं होना है, या R ले लो यहाँ पे। IG इंटू में R गैलोमीटर रेजिस्टेंस। गैलोमीटर कोई भी चीज़ है मेटेरियल की बनी है, मेटल की बनी है, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस तो होगा ही, ऑब्वियसली बात है ना। तो IG इंटू में R जो है, इसके आगे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही यहाँ पे होगा I माइनस में IG इंटू में S। तो यहाँ से I आप निकाल सकते हो, कितना आएगा? देखो, IG प्लस में IG R बाई S। ठीक है, तो S की वैल्यू यहाँ से कितनी लेनी पड़ेगी ताकि करंट जो है अच्छे से आ सके? IG जो है गैलोमीटर के अंदर करंट है। अब ये तो है स्मॉल करंट, तो उसको ज़्यादा करने के लिए, मतलब रेंज जो है अगर हम डिसाइड करें 0 से I या फिर मैं कहूँ 0 से 10 एम्पियर, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये रेजिस्टेंस जो है डिसाइड किया जाएगा। बाकी सारी टर्म जो है आपको पता होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग S की वैल्यू जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको दे दें तो उसके अकॉर्डिंग आप करंट अगर आपको दे दें
करंट अगर आपको दे देंगे भाई इतना करंट हमें एमिटर से मेजर करवाना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है एस की वैल्यू डिसाइड हो सकती है। तो यहाँ से करंट जैसे जैसे हम ज़्यादा लेंगे, मतलब ज़्यादा करंट मेजर करने वाला एमिटर बनाएंगे, तो एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एस विल बी लो रेजिस्टेंस। ठीक है, एस की वैल्यू जो है लो होनी चाहिए। तो यहाँ से एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कितना बन रहा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना बनेगा, दोनों पैरेलल के अंदर है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाना है आपको, 1/r प्लस में 1/s का इनवर्स, तो ये कितना होगा RS/r प्लस में s। तो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू गैलोमीटर रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस हमने कम कर दिया। अब सिमिलरली हम इसको वोल्ट मीटर बनाएंगे। करंट हमने मेजर कर लिया कि भाई कितना करंट मेजर करना है, उसके अकॉर्डिंग एस की वैल्यू डिसाइड करनी है हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम बनाएंगे अब इसको वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या करता है काम, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, इट इज ए हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। तो हाई रेजिस्टेंस करने के लिए कहाँ पे लगाना पड़ेगा भाई, हमें सीरीज में लगाना पड़ेगा, है ना। तो सीरीज में लगा दो, गैलोमीटर के साथ एक सीरीज के अंदर एक रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया। ठीक है, तो ये जो सर्किट बन गया मेरा, ये बन गया पूरा वोल्ट मीटर। अब यहाँ पे करंट मैंने मान लिया आई है। ठीक है, या फिर IG मान सकते हो, क्योंकि करंट जो है सेम ही फ्लो होगा, जो गैलोमीटर के अंदर है वही सारा करंट इसके अंदर फ्लो होगा पूरे के अंदर। ठीक है, तो वोल्टेज जो होगी कितनी होगी, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में कितनी वोल्टेज होगी टोटल, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू, अगर इसको I ले लो तो I ले लो, I इंटू में R, इसको आप कुछ और नाम दे देना, S तो R1 दे दो। ठीक है, तो I R प्लस में R1। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस पूरे वोल्ट मीटर के। तो V की वैल्यू जो है अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो क्या करो, इसको IG ही ले लेना, ताकि हमें पता लग जाए कि भाई गैलोमीटर के अंदर करंट है ये। ठीक है, R जो है गैलोमीटर का ही रेजिस्टेंस है, और ये जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगाया है। अब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो वोल्टेज जो है ज़्यादा मेजर कर पाएंगे, है ना। तो R1 शुड बी हाई लिखो यहाँ पे, R1 शुड बी हाई। तो यहाँ पे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगेगा तो वो उसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए, और जो शंट रेजिस्टेंस होता है वो एक लो रेजिस्टेंस होता है। ये बात भी ध्यान रखनी है। एक नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज ए शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस इज ए लो रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इनटू पैरेलल टू सम सर्किट। ठीक है, पैरेलल के अंदर हमेशा कनेक्ट होता है और लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये बन गया मेरा एक वोल्ट मीटर बन गया। इसकी रेंज अगर डिसाइड करनी हो तो इसकी वैल्यू जो है डिसाइड कर लो अपनी तरफ से, तो उसकी रेंज जो है वोल्ट मीटर की डिसाइड हो जाएगी। गैलोमीटर के अंदर करंट जो है हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिफ्लेक्शन आएगा सिर्फ, जो फॉर्मूला हमने किया था लास्ट टाइम। गैलोमीटर कांस्टेंट जो है ऑलरेडी डिसाइड होता है, तो करंट हम निकाल सकते हैं गैलोमीटर के अंदर कितना करंट आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम वोल्टेज जो है इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बन जाएगा। इसके अंदर कैलकुलेटर अगर से पहले से डाल दोगे तो ये वोल्ट मीटर ही बन जाएगा। ठीक है, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा भाई, सीरीज के अंदर है तो सिंपल इसको ऐड कर दो R प्लस R1। ठीक है, तो ये मेरे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया। तो ये सब पूरा सर्किट जो है पूरा ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। सेंसिटिविटी वाला जो क्वेश्चन है वो एक नंबर की डेफिनेशन बनती है। बाकी 1 नंबर का क्वेश्चन तो इसमें से भी बनता है, तो व्हाट इज शंट रेजिस्टेंस वगैरह, गैलोमीटर क्या काम आता है, प्रिंसिपल क्या है, एक नंबर के क्वेश्चन ये भी बनते हैं। ठीक है, वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर के अंदर ये बनता है, तो इसको अच्छे से क्लियर करें आप, और नेक्स्ट क्लास में और दूसरे 5 नंबर के क्वेश्चन हम करेंगे।